नमस्कार प्रिय दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बीच के अंदर थोड़ी परेशानी आ गई थी, उस वजह से आपका जो वीडियो है कंटिन्यूज नहीं उसका, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपके वीडियो कंटिन्यूज रहेंगे। तो अपने ज़्यादा बात को आगे नहीं बढ़ाते हुए करते हैं अपने मेन शुरुआत। आज हम पार्ट 8वां करने जा रहे हैं और इस 8वें पार्ट के अंदर हम बात करेंगे तत्वों के वर्गीकरण की। तो जो तत्वों का जो वर्गीकरण था, तत्वों की खोज हो गई थी और जो तत्वों का जो वर्गीकरण था वो धीरे धीरे उनकी खोज पर प्रगति होती गई। और अगर हम बात करें कि शुरुआत के अंदर तो वर्गीकरण के बारे में ये शिक्षण बिंदु हम आने वाले जो अपने टॉपिक होंगे, जो पार्ट होंगे, वो इन्हीं पर बनेंगे मुख्यतः। और जैसे पहला है वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास क्या क्या थे, वर्गीकरण के बाद में उसके अंदर कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए। जैसे डोबेराइनर का सिद्धांत सबसे पहले वर्गीकरण में था, और उसके बाद में जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड का अष्टक नियम था, और उसके बाद में दिमित्री मेंडलीफ की आवर्त सारणी। उन्होंने आज की जो आवर्त सारणी है उसके बदले या उसके साथ कंपैरिजन में बहुत समानता के साथ में आवर्त सारणी का संशोधन किया, आवर्त सारणी को दिया जो आधुनिक आज की जो आवर्त सारणी है उससे मिलते जुलते। कहने का मतलब जो आज की आवर्त सारणी है वो मेंडलीफ का ही सुधरा हुआ रूप कह सकते हैं, संशोधन कह सकते हैं। तो उसके बाद में हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी, जिसके अंदर आज भी हम उसको पढ़ते हैं और रसायन विज्ञान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जब प्रिय विद्यार्थियों हम ये स्टेप टू स्टेप इन चीज़ों को पढ़ते जाएंगे तो जो ये हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी आएगी तब तक हम रसायन विज्ञान के बारे में, तत्वों के बारे में, यौगिकों के बारे में, संयोजकता के बारे में और उनके इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर के बारे में, इलेक्ट्रॉन निकलने पर दी जाने वाली ऊर्जा के बारे में बहुत कुछ सीख रहे होंगे। धनायन क्या होते हैं, ऋणायन क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं। तो ये सारी बातें हम आने वाले जो वीडियोज है उसमें सीख जाएंगे और हम बहुत आसानी से किसी भी यौगिक या किसी भी पदार्थ का फार्मूला बता सकेंगे और उसको याद रखने में भी हमें बहुत आसानी होगी। तो देखिए, हम बात करें वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयासों में, तो आपको पता है वर्गीकरण होता क्या है, यह शब्द क्या है। वर्गीकरण का मतलब समान गुणों वाले, समान गुण जो होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए, भौतिक और रासायनिक गुणों को ध्यान में रखते हुए तत्वों का बांटना, तत्वों को बांटना, उसको वर्गीकरण कहा गया है। वर्गीकरण कोई और कोई शब्द नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। इसके अंदर कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिनको जानना आपको जरूरी है, ठीक है। तो उन शब्दों को अगर आप जान जाओगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके वो शब्द इतने ज़्यादा सहायता करेंगे कि जब भी आप कभी भविष्य में पढ़ोगे तो उन शब्दों के बारे में आपको जानकारी होती जाएगी। अब देखिए, हम बात करें कि सबसे पहले 1800 जो ईस्वी थी उसके अंदर मात्र 31 तत्वों को ही खोजा गया। 31 तत्वों को खोजने के बाद में जैसे ही डोबेराइनर आए, डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया और 33 तत्वों को ही खोजा।
और उन्होंने कहा कि इसके बाद में कोई तत्व नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न्यूलैंड ने जब खोज की तत्वों की, तो लगभग 36 तत्वों की खोज की गई। और उसके बाद में मेंडलीफ ने तत्वों को खोजने में, आज की जो आवर्त सारणी है उसका रूप देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बहुत ज्यादा। उन्होंने तो ऐसे नियम दिए जो आज भी आवर्त सारणी में मौजूद है, और उन्हीं नियमों को हम आज फॉलो कर रहे हैं। सॉरी, हेनरी मोजले ने जो वर्तमान आवर्त सारणी दी 118, लगभग 118 तत्वों की। अब इतने ज्यादा तत्व हो गए, इतने ज्यादा तत्व होने के उपरांत उनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया। जब उनको पहचानना मुश्किल हो गया तो धीरे धीरे उनको कोई गुण के आधार पर किसी भी प्रकार से, चाहे वो रासायनिक हो या उनके भौतिक गुण हो। प्रिय विद्यार्थियों, रासायनिक गुण क्या होते हैं, जिसके अंदर कुछ अपने नेक्स्ट चैप्टर किया था इससे पहले, रासायनिक संगठन जो उससे बना हुआ है उसका गुण, उसका स्वाद क्या है, उसका रंग कैसा है, उसकी अभिक्रियाएं, वो क्या काम आता है, क्या अभिक्रियाएं करता है, तो ये रासायनिक गुणों के अंतर्गत आता है। भौतिक गुणों में हम बाहर से देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, ठोस दिखता है, द्रव दिखता है, या फिर वो गैस दिखता है, उसका रंग कैसा है, तो ये उसका क्या आ जाएगा, भौतिक गुणों में आ जाएगा। बात करते हैं कि रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर इन सभी तत्वों को अलग अलग याद रखना बहुत मुश्किल हो गया। अब आप उदाहरण के तौर पे देखिए कि एक दुकानदार दुकान के अंदर सामान रखता है, तो अगर वो सामान को कहीं भी रख दें तो उसको सामान देने में, उसको सामान ढूंढने में बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए वो क्या करता है, उन सामान के ऊपर, डिब्बों के ऊपर लिख देता है ये वो चीज़ है, और एक ही प्रकार की, मान लें मसाले हैं तो मसालों को एक ही जगह वो रखता है, सारे मसालों को। मान लो कोई बिस्किट्स वगैरह या बेकरी का सामान है, उसको एक ही जगह रखता है, और कोई और मान लो कि दाल वगैरह है उसको अलग रखता है, या तेल वगैरह है, या और कोई राशन का सामान है, उनको अलग अलग भागों में बांट के रखता है। जिससे क्या होता है, उसको उन सामग्री को ढूंढने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। तो इसी प्रकार ही वैज्ञानिकों ने भी ये देखा कि हमने इन तत्वों को खोज तो लिया है, लेकिन अब इनको रखना कैसे है, इनको किस टाइप से रखना है ताकि ये क्या है, आसानी से याद हो सके। इनके एक ही तत्व के अगर गुण किसी को पता हो तो सारे के सारे तत्वों के गुणों का हमें पता हो जाए कि ये उस कैटेगरी का तत्व है, इसके ये गुण हैं। तो इस प्रकार से वर्गीकरण की आवश्यकता को धीरे धीरे महसूस किया गया, और आज रसायन विज्ञान में जो पीरियोडिक टेबल है वो अपना अलग महत्व रखती है। और जिस भी विद्यार्थी को अगर पीरियोडिक टेबल का बहुत बढ़िया नॉलेज है तो मैं कहता हूं कि उसको रसायन विज्ञान में बहुत बड़ी सहूलियत होगी, उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और हमारे दैनिक जीवन में जो काम आने वाले जो रसायन है उनके बारे में भी उसकी रुचि जगेगी। तो इस प्रकार से हमें हमारे आसपास पर्यावरण में, या हम जो दैनिक जीवन में यूज करते हैं, उपयोगी करते हैं, या हमारे पे जो चीजें लागू होती है, उन रसायनों के बारे में हमें इल्म होगा, जानकारी होगी। तो देखिए कि अब हम बात करें कि इन सभी तत्वों को अलग अलग याद रखना, उनके रासायनिक एवं भौतिक गुण तथा उनसे बनने वाले यौगिकों के गुण ध्रुवों का अध्ययन कर पाना बहुत ही कठिन कार्य था
तो वर्गीकरण की क्या होने लगी, आवश्यकता होने लगी। और आपको पता है कि इस पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जीव हैं, बहुत छोटे से भी है जिनको नग्न आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, बहुत बड़े बड़े भी है, डायनासोर जैसे जो हाथी को भी पंजे में लेके उड़ जाते थे, ऐसे भी जीव है, हाथी भी है। तो इन सभी जीवों को भी अलग अलग किया गया है प्राणी विज्ञान में, वो भी वर्गीकरण है, लेकिन रसायन विज्ञान में वर्गीकरण अलग है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डोबेराइनर का त्रिक नियम। डोबेराइनर का त्रिक नियम, डोबेराइनर ने जो नियम दिया था वो तीन तीन तत्वों के समूह में दिया था।